नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम। और जिस हिसाब से आपकी लगातार शिकायतें बनी हुई थी कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा में ज़्यादातर परीक्षार्थी हिंदी माध्यम के होते हैं, तो उनके लिए कोई वीडियो नहीं आता है। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसमें ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम या अंग्रेज़ी माध्यम के होते हैं, और जो भी उसमें वर्ड्स या शब्दों का प्रयोग होता है वो अंग्रेज़ी में होता है, और उनको हिंदी में वापस से ट्रांसलेट करके समझ पाने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो ऐसी तकलीफ़ों को, ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से ये एक नई पहल है, जिसमें हम लोग आपके मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के जो भी विषय होंगे उन पे हम लोग हिंदी में चर्चा करेंगे और आपसे अपनी जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसमें से पहला ऐसा लेसन है, ऐसा लेक्चर है जिसमें हम लोग सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ये आपके मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन भाग 1 का एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें सामाजिक मुद्दे। इसमें जो आज का हमारा चर्चा का विषय होगा वो रहेगा समाज में महिलाओं की भूमिका। किस हिसाब से समाज में महिलाओं की भूमिका को हमें पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक को, और इसको हम लोग बहुत सारे विषयों में वर्गीकृत करेंगे और उसके बाद हर वर्ग को उठा के, छोटे छोटे वर्गों को उठा के इनको आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आराम से बैठिए, सुनिए और अंत तक बिल्कुल मज़े लेते हुए इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर के अंत में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलें और आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे कुछ पेड बैच चलते हैं। उन पेड बैचेस में आपको ये जो भी मैं अभी पीडीएफ से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ही माध्यम में वो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड परीक्षार्थी है इस चीज़ के लिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, जिनको आप पेमेंट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप हाथों हाथ बने हुए इन पीडीएफ्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसा कि मैंने बताया कि आज की चर्चा का विषय है समाज में महिलाओं की भूमिका। तो इसमें सबसे पहले इन शब्दों को समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम अपने आगे की पूरा ये जो भी टॉपिक रहेगा इस पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है वो है भूमिका। तो भूमिका से हम क्या समझते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी विशेष परिस्थिति में अपनी सहभागिता और निष्पादित प्रकार को प्रदत्त करता है, वो उसकी भूमिका कहलाता है। या तो किसी भी सामाजिक परिस्थिति में जो भी अवधारणाएं उस इंसान ने अपने लिए बना रखी है, जिसमें उसका व्यवहार, अधिकार, दायित्व या विश्वास उस समूह के लिए निर्वाचित है, तो ऐसे ही परिस्थिति में जो भी उसकी ऐसी स्थिति होगी, अवधारणाएं होंगी, उसका व्यवहार होगा, उसको उसकी भूमिका कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति इसी के विस्तार से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ से जो हमें समझने वाली बात ये है कि अगर महिलाओं के उपलक्ष्य में अगर हम उनकी भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही बड़ी बात ये पता चली है कि अगर हम इससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान की स्थिति को जान सकते हैं, तो यहाँ पे महिलाओं के परिपक्ष में यही चीज़ें हमें अपने इस पूरे लेक्चर में चर्चा करना है कि आखिरकार उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान की स्थिति हमारे समाज में क्या है और उनकी भूमिका कहाँ तक रही है। तो इसके उपलक्ष्य में सबसे ज़रूरी बात जो रहेगी, इसके लिए निम्नलिखित 2 प्रकार में हम लोग इस पूरे विषय को विभाजित कर सकते हैं। और इस विभाजन में हम ये ध्यान रखेंगे कि जितना भी टॉपिक या जितना भी विशाल ये पूरा विषय बन जाए, उन सभी के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ होनी चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम उसी समाज में रह रहे हैं जिस समाज में हमें उन महिलाओं की भूमिका को बताना है, उनका वर्णन करना है। तो हमें भूमिकाएं पहले से ही बहुत सारी पता हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती है कि जब भी हम अपने परीक्षा में अपने उत्तर को लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए जो कि ये बता पाएँ
कि आखिरकार मतलब कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम किसी फैक्ट के थ्रू हम उसको थोड़ा सपोर्ट कर पाएँ कि हमारे आंसर हमने ये अगर ये बातें लिखी हैं तो उसके पीछे का ये कारण रहा है। तो इसलिए जब भी हम इन दो वर्गीकृत में इस पूरे विषय को विभाजन कर रहे हैं तो सबसे पहला जो उनमें से वर्ग है वो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा। इस परिप्रेक्ष्य में हम एक समय काल में महिलाओं की भूमिका को देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग प्राचीन काल में महिलाओं की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद मध्यकालीन समय में और इसके बाद आधुनिक कालीन समय में। आधुनिक काल में जब हम महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कर रहे होंगे तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर साल हमें अपनी यूपीएससी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है और हो सकता है कि इस बार के यूपी पीसीएस की परीक्षा में भी देखने को मिले, वो ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में आखिरकार महिलाओं की भूमिका क्या थी। हालांकि ये जो भी विषय है ये इतिहास से थोड़ा सा संबंध रखता है, लेकिन जब इनकी भूमिका आती है तो भूमिका हमारे इसी सामाजिक जो भी हम अभी ये इशू में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ही ये थोड़ा निर्धारित रहती हैं। तो इसीलिए हम अपने इस विषय में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका की भी चर्चा करेंगे और पूरे बिल्कुल डिटेल में इस पूरे टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम जब अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पूरे विषय को एक बार पढ़ चुके होंगे कि समय काल में किस हिसाब से महिलाओं की भूमिका हमारे देश में रही है, तो एक बार विश्व इतिहास में भी महिलाओं की भूमिका को देख लेना ज़रूरी होगा, जिससे कि हम कुछ उदाहरण अपने उत्तर में यहाँ से भी लिख पाएँ। इनके बाद जो हमारा दूसरा परिप्रेक्ष्य है उसको हम लोग बोलते हैं समसामयिक परिप्रेक्ष्य। समसामयिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ ऐसे विषयों की चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे वर्गों की चर्चा करेंगे जो कि हमारे इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे विषय को बहुत ही वृहद रूप से कवर करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है, इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है। सामाजिक क्षेत्र में ही हम ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका होती है। तो हमें पता है परिवार में महिला की भूमिका एक माता के रूप में हो सकती है, एक पुत्री के रूप में हो सकती है और एक बहन के रूप में हो सकती है। ऐसे जो भी इनकी भूमिकाएं होती हैं इस परिवार में, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग स्वास्थ्य व प्रजनन संबंधी भूमिका जो महिलाओं के द्वारा होती हैं उनकी वो भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। खेल कूद में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, साथ ही साथ महिलाओं का जो सशक्तिकरण का एक जो उदाहरण हमारे सामने हमेशा देखने को मिलता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी नैतिक भूमिकाएं हमारे समाज में किस हिसाब से हमें मतलब हमारे सामाजिक समस्याओं को पार करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ महिलाओं की जो साहित्यिक क्षेत्र में भूमिकाएं रही हैं उनके बारे में भी हम वर्णन करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचेगा कि रक्षा और सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका क्या है। तो रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हाल फिलहाल में ही महिलाओं की भूमिका आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसीलिए इसका भी उदाहरण देना यहाँ पे काफ़ी सही होगा। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा विषय है चर्चा का वो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, और इसमें भी प्राचीन काल में महिलाओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे लेसन को पढ़ने का वो यही होगा कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें पता है, लेकिन उसको फैक्ट्स के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उन वर्ड्स के साथ, उन शब्दों के साथ जिन शब्दों का आप इस्तेमाल अपने उत्तर में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है शिक्षा। शिक्षा में दो प्रकार की विद्वान महिलाएं प्राचीन काल में होती थी, जिनको सद्योद्वाह बोलते थे या तो ब्रह्मवादिनी बोलते थे। इसके अलावा अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त दी थी और साथ ही साथ ये भी बोला था कि आप धर्म के प्रचार मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी आप आगे जाएं। इसके अलावा कुछ भजन या स्तोत्र या तो संस्कृत नाटिका व कविताएं या संगीत ऐसे ही मतलब पुराने काल में ही महिलाओं द्वारा लिखी गई थी और इनका श्रेष्ठ रूप से प्रदर्शन किया गया था। आर्थिक परिस्थिति में अगर बात करें तो महिलाएं विभिन्न मौसमी गतिविधियों में पुरुष की सहायता करती थी। जैसा कि हमें पता है कि भारत शुरुआत से ही बिल्कुल एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ पे कृषि का रहना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें हमेशा महिलाओं का योगदान अपने पुरुषों के साथ हमेशा रहा है। तो इसी के चलते हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी महिलाओं का
हमेशा से योगदान रहा है। इसके अलावा अगर हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो हिंदू देवियों में महिलाओं के समाज में देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जितनी भी महिलाएं हमारे हैं, वो माता के रूप में हो या बहन के रूप में हो, उन सभी रूपों को हम देवी का दर्जा देते हैं और इसीलिए हमारे समाज में उनके लिए एक सम्मान रूपी अवधारणा हमेशा हमारे मन में बनी रहती है। इसके अलावा शक्ति का जो भी एक ऐसा शब्द है जिसको स्त्रीलिंग के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है और जिसका अर्थ सामर्थ्य से है, और जहाँ पे सामर्थ्य आता है वहाँ पर शक्ति आती है। तो इसीलिए इसके उपलक्ष्य में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो महिलाओं का यहाँ पर भूमिका है वो पूरे समाज को सामर्थ्य देने का काम करती है। तीसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बातें हैं कि राजनैतिक क्षेत्र में अगर ऐतिहासिक काल में देखें तो महिलाएं शास्त्रार्थ और वाद विवाद में अपना प्रतिभागी सुनिश्चित करती थी, और जो समितियां उस टाइम गठित होती थीं उसमें भी वो भाग लेती थीं और अपने जो भी उस टाइम की उनकी भूमिका थी उसके उपलक्ष्य में वो उसको भी वहाँ पे प्रदान करती थी। अगर बात करें मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका में, तो सबसे पहले प्रशासक के रूप में बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो है रजिया सुल्तान का, जो कि एकमात्र ऐसी दिल्ली पर शासन करने वाली साम्राज्ञी बनी थी। इसके बाद अकबर के शासनकाल में भी गोंड की रानी दुर्गावती और अहमदनगर की रानी चांद बीवी ने अंग्रेज़ों के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में इनसे मुकाबला किया था, और इसीलिए इनका नाम हमेशा हमारे इतिहास में दर्ज रहता है। शिवाजी की माता जीजाबाई, ये भी एक कुशल योद्धा थी और प्रशासक। सांस्कृतिक भूमिका की बात की जाए अगर, तो सांस्कृतिक भूमिका में मुग़ल साम्राज्ञी जहांआरा और जेबुन्निसा दोनों ही प्रसिद्ध कवियत्री रही थी, और बेगा बेगम या हाजी बेगम जिनको बोलते हैं, उन्होंने अपने वास्तुशिल्प संबंधी कार्य में, जिसको हुमायूं का मकबरा बना के अपने आप में साबित किया था इस बात को कि महिलाएं जो है वास्तुशिल्प संबंधी कार्य में भी आगे हैं, उत्तीर्ण हैं। फिर इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण हमें सूचना मिलती है, या तो उदाहरण के तौर पे आप अपने उत्तर में इसको आप ज़रूर से लिख सकते हैं कि बेलवाड़ी मलम्मा 17वीं शताब्दी में कर्नाटक में महिलाओं को ये प्रशिक्षित करती थी सेना के लिए, और इन्होंने अपनी खुद की महिलाओं की एक सेना गठित की थी। तो वो उस समय के लिए बहुत ही अलग सा कुछ इन्होंने करने की कोशिश की थी। तो बेलवाड़ी मलम्मा, इस नाम को आप याद कर लीजिए। बेलवाड़ी मलम्मा का आप नाम कहीं पर भी, अगर आप लोग महिला से संबंधित कोई भी विषय में चर्चा कर रहे हैं तो आप इनका नाम उल्लेख में ला सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो है आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका क्या रही है। तो आधुनिक काल में जिस हिसाब से सामाजिक कुरीतियाँ हमारे पूरे समाज को धीरे धीरे खाती जा रही हैं, तो इसमें विधवाओं का पुनः विवाह न होना और सती प्रथा जैसे, या फिर पर्दा वाला ये जो पूरा सिस्टम है, तो इसमें जो है इसके विरुद्ध बहुत सारे योद्धा महिलाओं के रूप में हमारे सामने आए थे। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य की चर्चा हम अपने जो दूसरा वाला वर्ग था समसामयिकी परिप्रेक्ष्य में, उसमें करने की कोशिश करेंगे। अभी जो इसमें से एक महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी कि ये हर बार यूपीएससी पूछती है, तो भारतीय स्वतंत्रता में के संबंध में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1857 क्रांति के पूर्व की बात की जाए तो इसमें एक महारानी थी वेलु नचियार। ये एकमात्र ऐसी महारानी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों को पूर्णतः हरा दिया था। इसके अलावा त्रावणकोर की रानी गौरी पार्वती राव ने विभिन्न बदलाव किए, जैसे कि लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। उस टाइम पे लड़कियों की शिक्षा सामाजिक व शैक्षणिक कलंक माना जाता था, या फिर महिलाओं को ही सामाजिक व शैक्षणिक कलंक माना जाता था। इसीलिए गौरी पार्वती राव ने महिलाओं के या लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया। इसके बाद अगर बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, तो 1857 की क्रांति में सबसे पहला नाम जो हमारा आता है वो है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के प्रधान धारण करने के बाद अपनी सेना के साथ ही अंग्रेज़ों से युद्ध किया, और इसीलिए इनका नाम प्रसिद्ध है। और इवन ये बेगम हजरत महल ने हड़प नीति को अस्वीकार किया और अवध को बचाया। इनके अलावा बहुत सारी अन्य रानियां भी थीं, जैसे कि रानी अवंतीबाई रायगढ़ की,
रानी जिंदन कौर, झलकरी बाई, ऊड़ा देवी और भी बहुत सारे ऐसी महिलाएं थीं जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं 1857 की क्रांति में। इन्होंने अपनी अपनी भूमिकाएं 1857 की क्रांति में निभाई थी। इसके बाद कुछ और नाम जो हमारे सामने आते हैं वो हैं सावित्रीबाई फूले, जो कि ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने एक विश्वविद्यालय का संगठन किया था और साथ ही साथ ये पहली शिक्षिका भी रही हैं हमारे भारतवर्ष में। इन्होंने अछूतों और महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ मतलब कि अछूतों के लिए विद्यालय खोले थे और महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने कुछ अलग से कार्य किया था। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना जब की अपने ही किताब में, इन्होंने जब इस बात का उल्लेख किया तो इनको प्रथम आधुनिक भारतीय महिला के दृष्टिकोण से देखा जा रहा था और आज भी ताराबाई शिंदे का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करते हैं तो इसमें जब अंग्रेजी शासन उस समय पर था तो जो भी महिलाएं उस टाइम अपना योगदान देना चाहती थी उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं उसमें से सरोजनी नायडू हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और साथ ही साथ ये एक प्रौढ़ लेखिका और कवित्री भी थीं। ये उत्कृष्ट नेता और नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसमें भी इनकी सहभागिता बहुत ही सराहनीय थी। इसके बाद अगर बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ और इन्होंने सुधारक, मजदूर संगठनकर्ता और हड़तालों का नेतृत्व किया था और इन्होंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों की भी स्थापना की थी। इनके बाद मैडम भीकाजी कामा, जो कि भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज स्टटगार्ट जर्मनी में फहराया था इन्होंने। फिर इनके बाद आती हैं कमला नेहरू, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अग्रणी नेता थीं और इन्होंने जब बंगाल विभाजन की बात चल रही थी तो उस टाइम पे विदेशी शराब, कपड़े बेचने वाली दुकानों के विरुद्ध धरना देने के लिए महिलाओं को संगठित किया था और उनके ही मदद से ये इन्होंने ऐसे विदेशी शराब व कपड़े बेचने वाली दुकानों के विरुद्ध जो भी धरना देने का काम था वो अंजाम दिया। फिर विजयलक्ष्मी पंडित हैं, इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो भी ये महासभा है उसमें ये पहली महिला अध्यक्ष बनी और इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फिर एक और महत्वपूर्ण नाम जो हमारे सामने आता है वो है अरुणा असफ अली का। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई थी और आंदोलन की शुरुआत में ही इन्होंने बम्बई में तिरंगा फहरा के इसकी उद्घोषणा की थी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद कुछ और महिलाएं जैसे कि कल्पना दत्त, तो ये यहाँ पर एक गलत लिखा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, ये सूर्यसेन है यहाँ पे। तो सूर्यसेन के साथ इन्होंने चिटगांव सशस्त्र अभियान में शामिल हुए और वहाँ पे अपनी भूमिका इन्होंने निभाई। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी का जिक्र हम कर सकते हैं जिन्होंने महिला सत्याग्रह में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। इसके बाद उषा मेहता, जिन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ के संदर्भ में इस समय में तो ये एक बच्ची थी लेकिन बाल प्रतिभागी के तौर पे इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और इनके अलावा जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो के लिए इन्होंने प्रसारण का भी काम किया। फिर अगर हम बात करते हैं अब विश्व इतिहास में महिलाओं की भूमिका के बारे में, तो इनमें से कुछ नाम आपको जो कि याद होना चाहिए, जो जिससे आप अपने आंसर में, अपने उत्तर में इनको आप लिख सकें। उसमें से हैं सबसे पहली मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये एक अंग्रेजी लेखिका हैं और दार्शनिक शास्त्र में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और आधुनिक स्त्रीवाद की माता के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद राज्यों की प्रमुख कुछ बातें जैसे कि प्राचीन मध्यकालीन या तो पुनर्जागरण से संबंध में जो भी बातें हैं, जैसे इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, इनके पूरे नाम पर ही एक काल चलता है एलिजाबेथियन काल, तो इनका भी योगदान इसमें काफ़ी रहा है। फिर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो विश्व इतिहास में कैथरीन द ग्रेट, जो कि रूस की एक रानी थी, इन्होंने पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया था। साथ ही साथ कुछ और नाम जो हमें हमारे मस्तिष्क पटल पर आने चाहिए वो है रानी विक्टोरिया और मार्गरेट थ्रेचर। इसके अलावा कुछ खोजकर्ता और वैज्ञानिक महिलाएं भी हैं जिनका नाम हमें हमेशा याद रहता है। उनमें से हैं मैरी क्यूरी, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त किया और आधुनिक भौतिक विज्ञान की माता के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद एडा लवलेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि गणित की अग्रदूत रही हैं।
चिकित्सा व उपचार के क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे कि एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन, ये ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला चिकित्सक रही हैं। इसके बाद ट्रोटा मध्यकालीन चिकित्सा संबंधित लेखन इन्होंने किया था, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी थी। सामाजिक सुधार में जो नाम हमारे सामने आता है वो है वंगारी मथाई का। ये शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ऊंचा काम किया था। कुछ लेखिकाएं हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे कि लेडी मुराशाकी हैं। इन्होंने द टेल ऑफ गेंजी नामक विश्व का पहला उपन्यास लिखा था। माना जाता है कि विश्व के पहले उपन्यास के तौर पे ये एक महिला ही थी जिन्होंने उपन्यास लेखन का कार्य शुरू किया था। सेल्मा लागरलोफ, जो कि साहित्य में नोबेल जीतने वाली प्रथम महिला बनी। समसामयिक की परिप्रेक्ष्य की अगर चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है जिसके बारे में हमें महिलाओं की भूमिका पढ़ना है वो है आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो महिला श्रम बल में भारत की रैंकिंग थोड़ी बुरी है। ये 131 देशों में 120वें स्थान पर है। और भारतीय महिला की सहभागिता में अगर देखा जाए तो जितना भी हमारा इस टाइम पे जीडीपी है उसमें 17% जो सहभागिता है वो महिलाओं द्वारा ही है। हालांकि हम ये देखते हैं कि जिस हिसाब से महिलाएं हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग 50% हैं, लेकिन अगर इस उपलक्ष्य में बात की जाए, अगर इनका सहभागिता देखा जाए जीडीपी में तो वो मात्र 17% है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो इस बात को हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाले समय में महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में योगदान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने अपने इस 50% क्षेत्र की महिलाओं में मतलब कि जो भी हमारा जो भी एक पॉपुलेशन है इसमें 50% जो भी महिलाएं हैं इनको हमने अभी बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया है कि इनका आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है। जब ये भी हमारे आर्थिक क्षेत्र में जुड़ जाएंगी तब सोचिए कि हमारे जो देश का जीडीपी अभी जिस प्रतिशत पे आगे बढ़ रहा है, जिस परसेंट पे ग्रोथ हो रही है हमारे इस भारतवर्ष की, वो सोचिए कितने गुना बढ़ जाएगी। इनके अलावा कुछ नाम जो हमें पता होने चाहिए उनमें से हैं किरण मजुमदार-शॉ। इन्होंने भारत में जैव प्रौद्योगिकी के अग्रणों का संगठन बायोकॉन के नाम से एक संस्था स्थापित की थी और वो इनकी अध्यक्ष हैं। बायोकॉन के संस्थापक व अध्यक्ष रही हैं किरण मजुमदार-शॉ, और भारत में ये जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। फिर नैना लाल किदवई, ये एचएनबीसी बैंक की डिप्टी सीईओ हैं। और इनके अलावा जो भी चंद्रा कोचर हैं, इनका नाम पता होना चाहिए, ये आईसीआईसीआई बैंक की भूतपूर्व एमडी रही हैं। और इनके अलावा अरुंधति भट्टाचार्य और आर्थिक वृद्धि और सुधार, मतलब यहाँ पर एक बात मैंने ये समझा यहाँ पे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में बहुत ही अंतर है। आर्थिक विकास तभी होगा जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समाज में सुधार भी हो। अगर ये सुधार वाला ये जो कॉन्सेप्ट है अगर ये समाज में नहीं रहता है तो आर्थिक वृद्धि को हम लोग केवल देख पाएंगे और समाज नहीं सुधरेगा। जिससे कि अगर हम लोग लंबे काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़े पैमाने पर हमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो जब तक ऐसा सुधार हमारे समाज में नहीं होता है आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, तब तक हम आर्थिक विकास का ये जो परिप्रेक्ष्य हम लोग हमेशा बना के चलते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ हमारे समाज में सुधार भी हो। इसके अलावा जो दूसरा है क्षेत्र जिनमें हम चर्चा करना चाहेंगे महिलाओं की भूमिका का, वो है राजनीतिक क्षेत्र में। तो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में भी दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रॉय और सुप्रसिद्ध सरोजनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित ने अहम भूमिका निभाई थी। हम लोग हमेशा जब भी ऐसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले जो भी एक कमेटी बैठी थी, तो इस कमेटी में हमेशा हम लोग पुरुष प्रधानता ही देखते हैं जब उसमें हम लोग भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की चर्चा करते हैं, लेकिन कभी भी इन महिलाओं का जिक्र कहीं नहीं होता है। तो इनकी भूमिका भी सुनिश्चित करने का समय अभी है जब आप अपने उत्तर में इनके नाम को लिखेंगे। तो इनमें से कुछ नाम हैं जो कि आप बिल्कुल से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर और सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित जैसे भी बिल्कुल सुप्रसिद्ध लोग भी इन्होंने संविधान को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है।
संसद में महिला भागीदारी की अगर बात की जाए तो इसमें आर्थिक सर्वे 2018 की बात की जाए तो इसमें 11.8% जो भी सीट है ये लोकसभा में महिलाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और राज्यसभा में 11% है, जो कि 2010 से 2017 की बात की जाए तो 1% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। और महिला विधायक की बात की जाए तो हमारे पूरे लगभग पूरे भारतवर्ष में 1000 से भी ज़्यादा विधायक हैं, जिनमें से केवल 9% महिला विधायक हैं। और महिला कैबिनेट मंत्री की बात की जाए तो महिला कैबिनेट मंत्री में अभी 18.5% महिलाएं हैं। मतलब पूरे कैबिनेट मंत्री में 18.5% महिलाएं हैं। तो टोटल ऐसे देखा जाए तो 6 सीट्स महिलाओं द्वारा इसमें दी गई है। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट नाम हैं जैसे कि स्मृति ईरानी हैं और सुषमा स्वराज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम 2008 में 108वां में महिला आरक्षण बिल की बात की गई थी, उसकी चर्चा की गई थी। इसको हालांकि पारित नहीं किया जा सका, लेकिन ये जो बिल था ये इस बात को सुनिश्चित करता था कि लोकसभा में या राज्य विधानसभा में महिलाओं का 33% सीट आरक्षित कर दिया जाए। तो इससे क्या है कि इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है उस पूरे समाज में वो बढ़ जाएगा। तीसरा जो है महिलाओं का अगर सामाजिक योगदान पे चर्चा करें तो इसमें सामाजिक योगदान में पारिवारिक भूमिका है, जिनके बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले से ही जानते हैं, तो इस पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। फिर कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। इसमें से सबसे पहला अरुणा रॉय का है, जो कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और सरकारी पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए इन्होंने कार्य किया और मजदूर किसान शक्ति संगठन का स्थापना किया और इसके लिए वो प्रमुख नेता श्रमिक व किसानों के सशक्तिकरण हेतु एक सामाजिक संगठन की स्थापना की, अरुणा रॉय। फिर इनके अलावा मेधा पाटेकर हैं। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक रही हैं ये। और किरण बेदी जो कि हमारे समाज में एक बहुत ही फेमस महिला हैं और ये पहली महिला आईपीएस हैं हमारे भारतवर्ष में और इन्होंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो कि महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसमें से एक पुस्तक इनके द्वारा जो लिखी गई है उसका नाम है एम्पावरिंग वुमेन एज आई सी। फिर अरुंधति रॉय ने पर्यावरण और मानवाधिकार से संबंधित कार्यों में को मतलब अंजाम दिया है। इसके अलावा आयरन शर्मिला को आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक भूख हड़ताल किया था। ये एक्चुअल में इन्होंने किया था एस्फा के लिए। एस्फा मतलब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत जो भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनको कुछ स्पेशल तरीके के कुछ पावर दिए जाते हैं, तो इसका वो लोग गलत इस्तेमाल करते थे, तो इसी के चलते उनको इस भूख हड़ताल को अंजाम देना पड़ा। इसके बाद AFSPA आस्फा के विरोध में, जैसे ही मैंने बताया, इसी प्रकार मैरी कॉम, जैसे कि हम अभी खेल कूद के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की बात कर रहे थे, तो इसमें आप मैरी कॉम, PV सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, हिमा दास, मिताली राज जैसे अन्य कई स्त्रियों की अहम भूमिका है और इन सभी को आप अपने उदाहरण के रूप में अपने उत्तर में संलग्न कर सकते हैं। रक्षा एवं सुरक्षा की बात की जाए अगर, तो इसमें भारतीय सेना में प्रिया झिंगन है। प्रिया झिंगन जो है 1993 में भारतीय सेना में शामिल होने वाली 25 महिलाओं में से एक रही थी। इनके अलावा जिग्गा जो कि पहली महिला जवान है और विशेष बल में डॉक्टर सीमा राव हैं, जिनको इंडियन वंडर वुमेन के नाम से जाना जाता है। ये पहली महिला कमांडो प्रशिक्षक हैं और इन्होंने अभी तक 15,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को अभी तक प्रशिक्षित किया है। फिर INS तारिणी अभी हाल फिलहाल हमारे सुर्खियों में था, तो इसमें देखा गया कि जितनी भी इसमें जो एक पूरी टीम बनी थी उसमें सब कोई महिला ही थी और उन्होंने पूरे दुनिया भर का भ्रमण करने किया इसी INS तारिणी से। इसके अलावा हम लोग शुभांगी स्वरूप को भी जानते हैं, जो कि भारतीय नौसेना में प्रथम महिला हैं जो कि पायलट के रूप में शामिल की गई हैं। ये है हमारा पूरा ये विषय जिसमें हम लोगों ने महिलाओं के भूमिका की बात की है अपने समाज में। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आप अगर लिखते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा विषय बिल्कुल आपके मुट्ठी में होगा
और आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं वो सारे प्रश्न आप उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। कुछ प्रश्न हैं इस प्रकार से कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में नई महिला की भूमिका पर चर्चा करें, समर्थन में पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत करें। दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं की आधुनिक भूमिका में प्राचीन भूमिका की तुलना में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलता है, कथन का आलोचकीय परीक्षण प्रस्तुत करें। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है, इसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये हमने महिलाओं के ऊपर पढ़ा है, लेकिन एक नया हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग नई महिला के नाम से जानते हैं या नव महिला के नाम से जानते हैं। इस पे आपको चर्चा करना है कि आखिरकार नव महिला की उत्पत्ति कैसे हुई है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनकी क्या भूमिका रही है। दूसरे प्रश्न की बात अगर करें तो इसमें ये बोला गया है कि अगर हम आज का समाज देखें और हम अपने प्राचीन काल में जाके महिलाओं की भूमिका को देखें, तो अगर इन दोनों काल में महिलाओं की भूमिका की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा बदलाव अभी तक नहीं आया है। तो इस कथन का आपको आलोचकीय परीक्षण करना है, मतलब आपको इसके मतलब कि फेवर में भी लिखना है और इसके अगेंस्ट में भी आपको इसके उत्तर लिखने हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो है द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। क्रैडल मतलब होता है एक पालना। इसका मतलब ये है कि जो हाथ पालने को झुलाने का काम करते हैं वही पूरे समाज पर, पूरे दुनिया पर राज करते हैं। तो ये जो भी कथन है ये किन के द्वारा कहा गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न इस हिसाब से है कि महिलाओं की समकालीन भूमिका को ध्यान में रखते हुए कथन को विस्तृत वर्णन करना है, मतलब कथन का विस्तार रूप से वर्णन करना है। तो ये 3 प्रश्न हैं, आप इन तीनों प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करिएगा। हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इनको कुछ वर्ड्स में, आप कुछ शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। मैं उनको, अगर ये उत्तर अच्छे होते हैं तो मैं उनको पिन करूँगा सबसे ऊपर। तो ये आपका एक छोटा सा काम आपके लिए मैंने दिया है। और अगर आपको ऐसे ही और भी विषयों पे ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए हों और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, और ऐसे ही और चाहिए या फिर आपके क्या सुझाव हैं इस पूरे एक नए पहल से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, जो भी है आप अपना सुझाव ज़रूर हमें लिख के बताएं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट्स के द्वारा हमें अपने प्यार को जताने से कभी पीछे ना हटें। और जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस पूरे विषय के ऊपर, इस पूरे लेक्चर के ऊपर, उसके हिसाब से हम आगे भी बिल्कुल मेहनत से आपके लिए काम करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको समझाए हुए सारे ही बात बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपके जानकारी में वृद्धि ज़रूर हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।